हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने नागरिकता पढ़ा था और जितने भी अनुच्छेद थे वो देखे, संविधान के भाग, अनुसूचियाँ देखी थी और प्रस्तावना को हम लोग पढ़ चुके थे। आज अपनी क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मौलिक अधिकार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। जितने भी हमको मिले हैं 6 अधिकार, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। संविधान को किस तिथि को पारित किया गया था और किस तिथि को संविधान को लागू किया गया था? ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे, पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। ये हमारे संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। पिछली क्लास उसमें बताया था। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है संविधान के, और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका विवरण हमको मिलता है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार को कहते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 भारत का अधिकार पत्र कहते हैं। और मौलिक अधिकार को हमने किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन वर्तमान में हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया। और संपत्ति के मूल अधिकार को अब किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 300 का यानी 300A के अंतर्गत और भाग 12 में इसको रखा गया है। आगे बात करेंगे। भारत में वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। आगे देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हमको मिले हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात की गई है। अब हम 14 से 18 तक इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं वो विधि के समक्ष समान हैं। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी भारत में किसी सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये जो अनुच्छेद अभी 14 बताया मैंने कि भारत के नागरिकों के साथ साथ ये विदेशियों को भी मिला हुआ है, वो भी विधि के समक्ष समान है। अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। गाइस, ये पूछा जाता है अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो इनके छोटे छोटे नोट्स एक एक लाइन में बनाते चलिए। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत पूछता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कोई भी अपने नाम के साथ में कोई भी उपाधि नहीं लगाएगा, जैसे पहले राजा महाराजा लगाया करते थे। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। यानी भारत के राष्ट्रपति की अनुमति अगर नहीं है तो वो कोई भी विदेशी उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता। अगले पे बात करेंगे तो मौलिक अधिकार नंबर 2 बताता है हमें स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है और ये अनुच्छेद 19 से 22 में इसका विवरण मिलता है। अनुच्छेद 19 हमें वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिली है? तो याद रखिएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमको मिली हुई है। एक एक करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19(1) का
क के अंतर दिया गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना। तो अनुच्छेद 19(1) क में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। यानी आप अपनी बातों को रखने के लिए आपको ये स्वतंत्रता है कि आप शांतिपूर्ण बिना किसी हथियार के या बिना किसी लड़ाई झगड़े के सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) ग हमें बताता है संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। पहले आदमी को स्वतंत्रता है वाक और अभिव्यक्ति की, दूसरी है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की, और तीसरी है संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। अगले बात करेंगे अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। यानी भारत के अंतर्गत आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में बिना बाधा के घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) अंग कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता। आप पहले घूमेंगे, उसके बाद में घूम घूम के आप थक गए तो आप वहाँ पर निवास भी कर सकते हैं, ऐसा याद रख लीजिए। अनुच्छेद 19(1) छ कहता है जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार आदि करने की स्वतंत्रता। जब आपने संघ बनाया, उसके बाद में आप सारे लोग संघ में एक साथ कहीं भारत के राज्य में घूमने के लिए चले गए। जब आप घूमते घूमते थक गए तो आपने वहाँ पर निवास करना शुरू कर दिया, और जब आप निवास करने लगे तो आपको जीने के लिए कुछ जीविका भी तो चाहिए, तो आपने वहाँ पर रहने के लिए कुछ ना कुछ व्यापार करने लगे। बस ऐसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 अभी पीसीएस में भी पूछा गया था ये, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वे किसी प्रवृत्त विधि जो उस समय लागू है उसका अतिक्रमण करेगा। अगला है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर उसने कोई गुनाह किया है, अपराध किया है, तो उसको एक बार में एक ही दंड दिया जाएगा। ये नहीं कि अभी उसको दंड दे दिया फिर 6 महीने बाद फिर से दे दिया उसी अपराध के लिए, ऐसा नहीं है। वो अगर 6 महीने बाद दिया जाएगा तो किसी दूसरे अपराध के लिए दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल बताया था, उसमें बताया था कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 का सब लोग जानते हैं, शिक्षा का अधिकार इसमें मिला है। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाए। यानी उसे गिरफ्तार किया गया है तो उसको बताया जाए कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। अगला है उसे 24 घंटे के अंतर जो भी यात्रा का समय है उसको छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने विधि व्यवसाय यानी वकील से परामर्श करने अथवा बचाव करने का अधिकार होगा। अगले बात करेंगे अनुच्छेद, ये है तीसरा मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 कारखानों में खान अथवा जोखिम में कार्य करने में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। मौलिक अधिकार नंबर 4 हमको बताता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है हमें। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है।
अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऐसा नहीं है किसी भी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के लिए किसी को बाध्य किया जाए। मौलिक अधिकार 5 हमको देता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में इनका विवरण मिलेगा। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार प्रदान किया गया है। इन दोनों को याद रखिएगा, पूछे भी जाते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा की बात की गई है और अनुच्छेद 30 में उनकी शिक्षा संस्थानों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 32 को पढ़ने से पहले देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा छठा मौलिक अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगर पूछेगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा तो बताएंगे अनुच्छेद 32 को। अगर ऐसे ही पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगर हाईकोर्ट के संबंध में बात करेंगे तो हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। ये रिट है पांच तरीके की, इनको याद रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। इनको क्रम से याद रखिएगा, क्रम लगाने के लिए भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। अभी ऊपर मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सारे जो अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, मतलब समाप्त नहीं, कुछ टाइम के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। गाइज आज की क्लास में इतना ही है। कल को देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय।